सभी को नमस्कार। आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दा ऐसा है कि जो ओबीसी समाज है वो ओबीसी समाज किस तरह राजनीति में खुद को देख रहा है। अभी अभी 25 तारीख को राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ी ओबीसी की सभा ली है और उसी मुद्दे पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है या पिछड़े समाज के जो लोग हैं उस पिछड़े वर्ग की राजनीति में अभी कितनी भागीदारी है, वो किस मतलब उनका जो कॉल है वो किस तरफ है, बीजेपी के तरफ है या कांग्रेस की तरफ है। तो इसको जानने के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, अ, ओमवीर वर्मा जी जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है पिछड़ा वर्ग मोर्चा से, रामराज पटेल जी जो मध्य प्रदेश से है पिछड़ा वर्ग मोर्चा से, राजेश पीसे जी महाराष्ट्र से है पिछड़ा वर्ग मोर्चा से, और डॉक्टर रोशन दिल्ली से है, विपिन कुमार वास्तविक छत्तीसगढ़ से है। जी बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। धन्यवाद मैडम जी। जी तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश से हम लोग ओमवीर वर्मा जी है उनसे सवाल लेते। सर, राहुल गांधी जी जो है वो कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस ही पिछड़े वर्ग की रहनुमा है। वो पिछड़े वर्ग की जो भी बातें हैं, समस्या है, उसको लेकर अभी आने वाले समय में राजनीति करेगा और 50% से ऊपर मतलब जो 50% के अलावा रिजर्वेशन नहीं देना चाहते थे उसको हम तोड़कर उसको आगे लेके जाएंगे, ऐसा राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, पूरे भारत में ओबीसी जो है वो किस साइड में है? जी देखिए, जो कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है, उस इतिहास को अगर देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू जी थे और काका कालेलकर समिति बनी थी। जी उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ ये हम सभी लोग जानते हैं। इंदिरा गांधी जी के समय में क्या हुआ ये हम सभी लोग जानते हैं। क्योंकि अब ये जान रहे हैं कि जो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा पूरे देश में जो आंदोलन चलाया जा रहा है पिछड़ों की जनजागृति के लिए, उनके अधिकारों के लिए, तो ये जो सारे दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये लोग लगातार इस प्रयास में है कि किस तरह ओबीसी को जो है पुराने जगह पे बरकरार रखा जाए। ये जो इस प्रकार की जागृति फैलाने वाले संगठन हैं, इनके साथ ना जा पाए, इसलिए ये विभिन्न प्रकार के समय समय पर जो है दावा ठोकते रहते हैं और कोई ना कोई षड्यंत्र रच के कोई ना कोई भ्रम फैलाते रहते हैं। जब जो अभी ताल कटोरा में इन्होंने कहा जी कि कांग्रेस ने पिछड़ों के साथ है अब तक बहुत गलत किया, लेकिन अब हम न्याय करेंगे। लेकिन अगर इनका इतिहास देखा जाए तो इतिहास को देखते हुए ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा पूरे देश में जो आंदोलन पिछड़ों के लिए चलाया गया है, इसकी वजह से पिछड़े वर्ग के लोग लगातार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से जुड़ रहे हैं और जुड़कर जो आंदोलन चला रहे हैं, जो सामाजिक जागृति कर रहे हैं, इससे ये सारी पार्टियां भय खाई हुई हैं और इसीलिए इस प्रकार के वक्तव्य दे रही हैं। जी माफ़ी मांगी है, उन्होंने कहा कि मैं ऑन स्टेज माफ़ी मांग रहा हूँ। रामराज पटेल जी, जब वो माफ़ी मांग रहे तो आप लोग माफ़ क्यों नहीं कर रहे? मैडम, सांप एक होता है, उसको माफ नहीं किया जाता है। सांप का नेचर होता है डसना। अगर सांप को आप माफ करोगे और बोलोगे अरे अरे बैठ जा मेरे बगल में, मेरे कंधे पे बैठ जा, तो वो कान पे काट लेगा। जी तो ये सांप है, जी ये कांग्रेस सांप है, इसको माफ करेंगे तो ये फिर डसेगा। तो इनके बहकावे में हम नहीं आएंगे। अगर हम माफ करेंगे तो हम मर जाएंगे, हमको फिर काटा जाएगा, हमको ब्राह्मणवाद का जहर हम में घोला जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से हम वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के कैडर लेके ये ब्राह्मणवाद से बाहर आए हैं, और हम फिर इस जहर को अपने शरीर में डालने नहीं देंगे। तो हम इनको कोई माफी नहीं देने वाले। जी ये दोनों एक ही हैं।
ये लोग केवल बयान दे रहे हैं, मरता क्या ना करता, इनको करना कुछ नहीं है। जी। एक डायलॉग है ना फिल्मी, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो भी करता हूँ। इनको कुछ नहीं करना है, इनको केवल वोट, ईवीएम मशीन से इनको वोट ट्रांसफर चाहिए। जी। कांग्रेस और बीजेपी मिलकर ईवीएम से घोटाला कर कर एक पक्ष में एक विपक्ष में रह रहे हैं, और बाकी सभी क्षेत्रीय पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों को वो संभाग स्तर की पार्टियां बनाना चाहते हैं। राज्य से आधे राज्य में कर देंगे, फिर संभाग, फिर जिला स्तर की पार्टियां बनाने की उनकी तैयारी है, जैसा अभी बसपा का हुआ है। जी। तो बयान देना है कि हमको वोट जो चोरी करके मिला है राहुल गांधी को ईवीएम से, वो क्यों मिला है? क्योंकि मैंने तालकटोरा में कहा था कि हम माफी मांग रहे हैं ओबीसी से, और ओबीसी ने हमें माफ कर दिया। तो जो जी। ईवीएम की डकैती डलेगी, जी। उसके लिए ये बयान है। जी। पहले से अभी डकैती डलने वाली है ना, तो बयान पहले से आ गया कि हमने ऐसा कहा था, इसीलिए हमको इतनी सीट बिहार में मिली। कांग्रेस को बिहार में कुछ मिलने वाला नहीं है। जी। और वो जो चोरी करके, जेडीए के वोट चोरी करके, जो क्षेत्रीय पार्टी इनकी चोरी करके जो उनको 5-10 सीट मिल जाएंगी, वो भी कैसे मिली? हमने पिछड़े वर्ग से माफी मांगी और पिछड़े वर्ग ने हमको माफ कर दिया। जी। अ, हाँ अपने साथ विपिन कुमार वास्तविक जी भी है जो छत्तीसगढ़ से है। और मुझे लगता है सर कि अभी तक जो पिछड़ा वर्ग है वो ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के साथ रहा है। तो बीजेपी के साथ ना रहे, कांग्रेस के साथ रहे, तो फिर बीजेपी का नुकसान नहीं होगा क्या सर? विपिन सर। जी मैडम, हमारे ओबीसी के लोग अनजाने में बीजेपी कांग्रेस के साथ रहे हैं, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का तीसरा राज्य अधिवेशन जब से हुआ है, और जी। पटना बिहार में राष्ट्रीय अधिवेशन तीसरा जब से हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पे ओबीसी के लोग बीजेपी कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। और उनको ये बात समझ में आ रहा है कि हमारे जो एमपी एमएलए हैं, नॉमिनेटेड हैं, रियल रिप्रेजेंटेशन के जो हमारे एमपी एमएलए होंगे, हमें उसको लाना होगा, क्योंकि ये जो नामधारी लोग हैं ये हमारे लिए काम नहीं कर सकते। तो बड़े संख्या में लोग पिछड़ा वर्ग से जुड़ रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। इस डर से उनका ये सब जो माफी का भाषा जो आ रहा है, वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का डर है। जी। राजेंद्र पीसे सर, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि जो ओबीसी का डीएनए है वो बीजेपी का डीएनए है, तो आप ओबीसी का जो डीएनए, बीजेपी का डीएनए, वो कहीं खिसक के कांग्रेस के तरफ तो नहीं जा रहा है पीसे सर? जी मैडम जी। जी। जी जी, आवाज आ रही मैम? जी। जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस बैठक के अंदर आमंत्रित किया। और सबसे पहले मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि हम ओबीसी के लिए, ये संगठन हमको वामचे भारत मुक्ति मोर्चा मान्यवर वामन मिश्रम साहब द्वारा बना के दिया गया, क्योंकि पूर्वाश्रमी में मैं भी आरएसएस से काम करने वाला व्यक्ति हूँ। तो जो आपका सवाल है जी। कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं कि या डीएनए जो है ओबीसी का, वो भाजपा का डीएनए है। अभी डीएनए की चर्चा बहुत जोरों शोरों पे हो रही है, इसके पहले डीएनए पे चर्चा नहीं होती थी। जी। बीजेपी ने जो हिंदू के नाम पर हम ओबीसी का शोषण किया है और कर रहा है, जबकि हिंदू नाम का कोई धर्म इस देश में और दुनिया में नहीं है। जो धर्म है वो ब्राह्मण धर्म है, जी। लेकिन हिंदू नाम का जो धर्म की घुटी हमको पिलाई गई है, और जो कार्ल मार्क्स बोलता है कि धर्म या अफू की गोली है, एक बार दे दी जाए किसी को तो हमेशा के लिए उसके अंदर वो नशा हो जाता है। तो ये नशा सिर्फ उस पीढ़ी के लिए नहीं, तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी होता है। जी।
तो जी इस परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी जी तालकटोरा स्टेडियम में जो ओबीसी न्याय सम्मेलन लिया और उन्होंने यहाँ तक बोला कि आप हलवा बना रहे हैं और खा कोई रहा है और हम लोग आपके साथ है, ओबीसी के साथ है। अभी हमारे साथी ने बोला जी कि कांग्रेस अपनी गलती को मान रही है। क्या जी हमारे शासन काल में हम लोगों ने ओबीसी की गिनती नहीं की? जी भाई, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग होते हैं। जी इस तरह कांग्रेस की नीति है। और कांग्रेस आरएसएस की अम्मा है, जी ये आपको पता है। अब बताइए, कांग्रेस जब आरएसएस की अम्मा है और वही राहुल गांधी जी बोलते हैं कि आरएसएस हमारा दुश्मन है, जी ओबीसी का दुश्मन है। भैया, कांग्रेस और आरएसएस क्या है? कांग्रेस और बीजेपी क्या है? दोनों ब्राह्मणों की पार्टियां हैं। जी अब सांपनाथ और नागनाथ, सांप काटेगा तो जहर तो जाएगा ही, जी मरना तय है। और हमारा जो डीएनए है, मूल निवासी डीएनए है, नागवंशी डीएनए है। ये कोई कांग्रेस और बीजेपी की धरोहर या उसकी कोई पार्टी की नहीं है। ये जी तो आप लोग गुमराह कर रहे हैं हम लोगों को, ओबीसी लोगों को। जी बाबा साहब ने संविधान में हमको ओबीसी की पहचान दी है, आपने नहीं दिया है ना। जी तो ये आप बोल रहे हैं बीजेपी कि का डीएनए ओबीसी और का जो डीएनए है वो कांग्रेस बीजेपी से मैच नहीं कर सकता, क्योंकि उनका मूलतः डीएनए एससी एसटी ओबीसी का ओबीसी डीएनए है। माइनॉरिटी का डीएनए जी नहीं जी है। R1A1 जो डीएनए है वो इनसे कैसे जी, मैच कर सकता है। जी हम तो हम L3MN वाले लोग हैं, नागवंशीय लोग हैं। जी 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 कैसा हो सकता है? जी डीएनए कैसा मैच होगा? जी कदापि कदापि नहीं होगा। और आरएसएस ओबीसी को हिंदू बनाकर हिंदू के नाम पे शोषण कर रहा है जी और हजारों पीढ़ियों का शोषण किया है। जी वो हम हमारे को कैसा न्याय दे सकता है? हमारे साथ कैसा देगा? और भी मेहमान जुड़े हैं, शायद उनके जो धन्यवाद। आईडी पे नाम है वो रंजित कृष्णा करके है। जी, तो उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि सर, जब मतलब वो बोल रहे हैं कि हम लोगों को मतलब गलती हुई है, तो क्या अभी तक राहुल गांधी जो है, आप अपना फेस ओपन करिए सर। जी, राहुल गांधी जो है उनको पता नहीं है क्या, कोई हिस्ट्री उनको मालूम नहीं है ओबीसी के बारे में अभी तक, कि कांग्रेस ने किस तरह कालेलकर आयोग जो है वो कालेलकर आयोग कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। जैसे उनको अपनी मतलब नानी का हिस्ट्री मालूम है, उनके दादा का हिस्ट्री मालूम है, तो उनके दादा के हिस्ट्री से, नानी के हिस्ट्री से ये हिस्ट्री गायब हुआ था क्या? उन्होंने पढ़ा ही नहीं था या देखा ही नहीं था? वो बोल रहे हैं कि मैंने मतलब देखा नहीं, मुझे जानकारी ही नहीं थी, ऐसा उन्होंने बोला। जी ऐसा कुछ नहीं है मैम। ये सब नाटक है हम पिछड़ों को ठगने का। जी अगर आप देख सकते हैं, जो अभी जो ओबीसी का जितना भी वोट बैंक था, वो सब बीजेपी में कन्वर्ट हो रहा था जी अभी के समय में। अब देख सकते हैं, जैसे कि आपका यूपी का देख लीजिए, 55% हम ओबीसी हैं, तो वहाँ पर जो है से बीजेपी गवर्नमेंट है। हालांकि इस बार जो हमारी जन जागृति हुई पिछड़ा वर्ग की यूपी में और बिहार में, महाराष्ट्र में, हर जगह हम वाम सेफ के लोगों ने जितना जोर शोर से उठाया, तो इस बार अखिलेश यादव ने जो पीडीए बना करके हम ओबीसी का जो है से वोट अपने में कन्वर्ट किया। जी लेकिन और इसी चीज को देख करके राहुल गांधी को ऐसा लग रहा है कि हम लोग दलित दलित चिल्ला रहे हैं। मुझे दलित नहीं चिल्लाना चाहिए, कि दलितों की वोट जो है से 15 से 16% है, और पिछड़ों की जो है लगभग 52-60 के करीब है। अगर 31 की जनगणना करें तो 52%। अभी की जो बिहार की जो तत्काल में गिनती हुई है, तो उसमें 64% के करीब आई है हमारी, 64 कुछ। तो इस चीज को देखते हुए अभी बिहार की जो है से इलेक्शन है, तो उसको लग रहा है कि अगर हम ऐसा नहीं बोलेंगे तो हमें जो है से पिछड़ों की वोट नहीं आएगी। और दूसरा चीज उसके दिमाग में ये भी आ सकता है, क्योंकि कांग्रेस, जैसा कि हमारे साथियों ने कहा, ये एक सांपनाथ एक नागनाथ,
लेकिन ये सांप नाग नागनाथ एक हम लोग यूट्यूब पर देखते रहते हैं, एक रसल वाइपर का नाम सुनते हैं सांप का। तो ये जो कांग्रेस है ये रसल वाइपर, जी ये इतना खतरनाक है जो हम ही लोगों के बीच में रह करके हमको इतना धीरे धीरे खा रहा है जो हम लोगों को पता नहीं चलता है। जी तो ये जन जागृति जो हमारी संगठन कर रही है महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग मोर्चा, इसके हर चीज को बारीकी से समझ रहे हैं जी और इसके हर काट को समझ रहे हैं। अब देखिए ये हमारे बिहार, मैं बिहार की बात करूंगा, ऐसे मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में रह रहा हूँ, लेकिन मैं बिहार की बात करूंगा। आज अभी जितना भी हम पिछड़े वर्ग के लोग हैं सब लालू जी के साथ हैं। जी अगर मैं बात करूं, वामसेप की बात आती है तो वामसेप हम हैं। अगर पार्टी के टिकट देकर के हमारे बीएमपी की देती है तो हम लोग उसके साथ, लेकिन अगर हमारा से टिकट नहीं होता है तो हम लोग लालू जी के साथ हैं, क्योंकि तब लालू जी पिछड़े वर्ग के रहनुमा हैं, आज से नहीं जब से वो रहे तब से, क्योंकि किसी से ये छिपा हुआ नहीं है कि उन्होंने क्या किया हमारे बिहार में। जी उन्होंने एक नई दिशा दे दी। तो मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा ये वो जानबूझ करके कहा, क्योंकि ये अगर ओबीसी की पिछड़े वर्ग की अधिकार की बात थी तो उस समय भी ठगा था। जी उस समय भी अंबेडकर जी हम लोगों के लिए लड़ रहे थे और पिछड़े वर्ग के लिए जो है से गांधी ने कहा तो हम लोग उधर चले गए थे, तो धोखा उस समय भी मिला था हमें। जी और ये चीज जो है से आज तक मिलते जा रहा है। तो राहुल गांधी जानबूझ करके हमें जो है से बरगलाने की कोशिश करे और बिहार का चुनाव जीतने का प्रयास करे, सीट ज्यादा लेने की बात करे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। दूसरा मैडम मैं ये भी समझ रहा हूँ उसकी भाषा से, राहुल गांधी की भाषा से, जिन्होंने महाराष्ट्र में हो या कहीं पर वहां पर इन्होंने कहा, वहां पर अगर महाराष्ट्र के तालकटोरा स्टेडियम में कहा तो वहां पर मात्र 32% ओबीसी है। जी महाराष्ट्र में 32% ओबीसी है, वहां पर ही क्यों कहा, जी ये भी एक सवाल है। जी वहां क्यों कहा, बिहार में आकर बोलता, यूपी में जाके बोलता, जहां जाए 71% आपका जो है से तमिलनाडु में वहां जाके बोलता, लेकिन महाराष्ट्र में ही क्यों कहा, ये एक सवाल है। जी और ये दिल्ली एक में बहुत कहा। ही जी दिल्ली में ओबीसी तो है ही नहीं, वहां तो हम सब बिहार वाले लोग वहां हैं, तो जी ओबीसी तो वहां पर जो है पिछड़ा हुआ है और जिधर जी मिल जी जाती है आते हैं आपके उधर दे तरफ देते हैं हम कि लोग। आप बोल रहे हैं कि भाई ये जानबूझकर जो ओबीसी नेतृत्व है उनके तरफ जाने के बजाय कांग्रेस के या बीजेपी के तरफ आने के लिए बात कर रहे। ओमवीर सर, जब 52% की आप लोग बात करते हैं, 52% आप लोग हो और 3.5% अभी तक, मतलब जब से हमारे देश को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947, उसके बाद मतलब वो बिना चुनाव के ही पहले सरकार बनी, फिर चुनाव होते गए, तो 52% ओबीसी कौन सी गोली लेकर सोया था सर, जब उसकी परसेंटेज इतनी है लोकतंत्र में, जितनी जिसकी संख्या ज़्यादा होती है वो संख्या वाले लोग ही सरकार बना सकते हैं। तो पूरे भारत में क्या प्रॉब्लम हुआ कि ओबीसी अभी तक शासक नहीं बन पाया, और यूपी में तो सबसे ज्यादा है। आपका सर माइक चालू नहीं है। ओबीसी जो समाज रहा है वो मेहनत का समाज रहा है और राजनीति से लगभग पहले के समय में वो दूर ही था जी और उसके अंदर कोई राजनीतिक जागृति नहीं थी। वर्तमान समय में माननीय बाबन मेश्राम साहब और चौधरी विकास पटेल जी के द्वारा जो नेतृत्व ओबीसी का हो रहा है, तो ओबीसी के अंदर अब धीरे धीरे जागृति आ रही है राजनीतिक क्षेत्र में भी। वो जागृति ना होने के कारण ही ओबीसी के लोगों का इस्तेमाल कांग्रेस के लोगों ने और बाद में भाजपा के लोगों ने भी किया, कभी धर्म के नाम पर, कभी और किसी नाम पर, लगातार जो है ये धोखेबाजी करते रहे। लेकिन आने वाले समय में जो जागृति ओबीसी के अंदर चल रही है उसका परिणाम बदलेगा और जो है निश्चित रूप से सत्ता की भागीदारी में भी हमारा समाज आएगा और जो उसकी आबादी है आधे से ज्यादा, उस अनुरूप देश के शासन और सत्ता पे प्रतिभाग करेगा। जी
सर मध्य प्रदेश में हम लोग देखते कि सबसे ज़्यादा कावड़ के लोग जो है वो मध्य प्रदेश से जाते, यूपी से भी जाते, लेकिन मध्य प्रदेश से भी जाते। तो कावड़ के लिए जितना मतलब इनिशिएटिव लेते हैं ओबीसी समाज के लोग, क्या उतने हक और अधिकार के लिए अभी इतनी जागृति आई कि कांग्रेस को बोलना पड़ रहा है कि हम सामाजिक न्याय करेंगे? रामराज पटेल सर। जी मैडम, मध्य प्रदेश में 7 करोड़ वोटर है मैडम। जी। और 7 करोड़ वोटर में अगर आप देखेंगे तो आबादी के हिसाब से क्षेत्रफल ज्यादा है। इतना ही क्षेत्रफल यूपी का है, उससे कम है अभी के मध्य प्रदेश से। और वहाँ 24 करोड़ वोटर है। जी। और जागृति के मामले में मध्य प्रदेश बहुत पीछे है। यहाँ आरएसएस का घर घर कैडर चलता है। मैं आपको जानकारी दे दूं, ओबीसी के बंदे जैसे ही 18-19 साल के होते हैं और 14 साल के होते हैं, बजरंग दल के लोग घर घर जाकर आ, आ, उनका सदस्यता अभियान चलाते हैं यहाँ पे। और कांवड़ धोने में ओबीसी के लोग मध्य प्रदेश के ज्यादा इसीलिए क्योंकि यहाँ शिक्षा एकदम खत्म हो गई है। यहाँ पे पहले से ही स्कूल बहुत कम थे। स्कूल थे तो उनको बंद किया जा रहा है। अब जहाँ शिक्षा नहीं होगी, मध्य प्रदेश का शिक्षा का स्तर इतना ज्यादा गया बीता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और जहाँ शिक्षा नहीं होगी वहाँ विनय और विवेक नहीं होगा, और विवेक नहीं होगा तो हम ब्राह्मण के इशारे पे काम करेंगे। ब्राह्मण हमको दिल्ली की यात्रा नहीं कराना चाहता। जी। वो हमको किसानों की आंदोलन में ले जाने के लिए मना करता है कि दिल्ली किसान आंदोलन में क्यों जाना है। लेकिन अगर ये पाखंड फैलाने की बात हो तो जिसके पास पैसा नहीं है उसका जमीन गिरवी रख के उसको पैसा भी देते हैं ये ब्राह्मण बनिया लोग कि जी। आप जाओ कावड़ में जाओ, आपके घर परिवार के लोगों को हम यहाँ पे देख रेख करेंगे जी। और कावड़ धोने से आपका सारा उद्धार हो जाएगा। जी। ये कारण है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो ओबीसी के लोग हैं वो कावड़ ढोने का काम कर रहे हैं क्योंकि गलत कैडर लिया है। जी। ओबीसी के लोगों तो ने मध्य रामराज प्रदेश में। पटेल जी क्या कर रहे हैं? अगर वो बजरंग दल के लोग सदस्यता अभियान चला रहे हैं तो रामराज पटेल जी क्या कर रहे हैं फिर उधर? मैडम, शिक्षा एक अकेले व्यक्ति की हाथ में नहीं आ सकता। आज भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्राइब्स रहते हैं, सबसे ज्यादा जंगली क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का पार्ट था। यहाँ पे जैसे ही आदिवासियों में और एसटी समाज में यहाँ पे क्रांति आई तो छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया जिससे छत्तीसगढ़ में आधे हो जाएं आदिवासी के लोग और आधे मध्य प्रदेश में हो जाएं। तो जब जब क्रांति आई है यहाँ पे एसटी एसटी में आई है मान्यवर काशीराम जी के आंदोलन से। और जी। जैसे ही उसका कुछ भी दिखने लगा है तो इन्होंने विभाजन की नीति अपनाकर उनको विभाजित कर दिया। जी। और होता क्या है मैडम, शिक्षा के बिना क्रांति में मुश्किल आती है। ये मैं सलाम करूंगा कि आदिवासियों में जो नेचुरल शिक्षा है, जो उनके जल जंगल जमीन का बात है और जो उनकी आदिवासियों का एक अलग कैडर होता है, जी। वो सरकार पे ज्यादा भरोसा नहीं करते, वो आंदोलन में विश्वास करते हैं। इसीलिए अंग्रेजों से सबसे पहले आजादी 1840 में आदिवासियों को मिल गई थी। जी। वो तो ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर 1857 की जो क्रांति हो रही थी वो 10-12 जिलों में क्रांति हो रही थी जिसमें ब्राह्मण बोल रहे थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, जी। है जी। ना। बाकी जगह हमारे जबलपुर में 1857 तक यहाँ गोंड राजा की रियासत थी और एक ब्राह्मण और एक बनिया ने मिलकर गोंड राजा के खिलाफ गवाही दी और उस गोंड राजा को फांसी पे लटकाया, उसके पुत्र को फांसी पे लटकाया। जी। तो ये लोग जो है, ये लोग मध्य प्रदेश जो टोटल ट्राइबल आबादी वाला एक देश था, यहाँ पे रियासतें 1857 तक 100 रियासतें आदिवासियों की थी। आदिवासी का जो शिक्षा प्रणाली है वो अपने आप में बहुत स्ट्रांग था, इसीलिए रियासत खत्म की, उनकी शिक्षा जी। खत्म जी। की। हम बात करेंगे और सर जी इसी जी विषय में जब बात करेंगे। अभी जो बात चल रही है वो ओबीसी समाज को लेकर है। तो विपिन सर, विपिन कुमार जी सर, हम देखते हैं कि जो ओबीसी है वो 340 मतलब जो कलम आया संविधान में उसमें सबसे पहले बाबा साहब को
ये सवाल मतलब पूछा गया कि कौन है ओबीसी। आज सब लोग ओबीसी ओबीसी कर रहे थे। ये जब संविधान सभा में यही कांग्रेस के जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि भाई कौन है ओबीसी, और आज ये बोल रहे कि ओबीसी हिंदू है। तो इस जो दो कड़ी है, मतलब पहले बोल रहे थे कि कौन है ओबीसी, अभी बोल रहे हैं स्पीच में राहुल गांधी जी की मोदी जी जो है वो 50% हिंदू आबादी के तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो इसको हम लोग कैसे समझे सर, विपिन कुमार सर? उस समय कौन है ओबीसी सवाल आने का मामला ये था कि ओबीसी में आज जितना जागृति है उस समय नहीं रहा होगा, और जो हिंदू के नाम पर जो ओबीसी को प्रचार किया जा रहा है, तो ये ओबीसी लोग स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि ये असली ब्राह्मण धर्म ही है, क्योंकि अभी ओबीसी लोगों के साथ बड़े पैमाने पे ब्राह्मण धर्म का जो अन्याय है वो खुलेआम तौर पे देखने को मिला है। इसलिए ओबीसी इस बात को समझ रहा है कि ये हिंदू कह के हमको मूर्ख बनाने का काम किया गया अब तक। हमारा जो मूल धर्म है उसको हमें खोजना होगा, ये ब्राह्मण धर्म को लात मारना। जी, जब वो सवाल पैदा किया गया तो बाबा साहब ने मतलब जो लिखा है कि जो सामाजिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर उन्होंने पूरी क्लियर लाइन लिखी कि सामाजिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर जो लोग पिछड़े हैं, मतलब सामाजिक तौर पर उनको सम्मान नहीं है, शिक्षा से वो हजारों साल से वंचित है, ऐसे लोगों को उन्होंने मतलब जो है उसमें डाला है। तो ये पीसे सर, राजेंद्र पीसे सर, आज जो लोग बोल रहे हैं कि ये जो 50% आबादी है वो हिंदू है, और बार बार राहुल गांधी जी भारत को हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोल रहे थे, तो इससे वो क्या अचीवमेंट करना चाहते? एक कि भारत को वो जो ओबीसी ओबीसी मामला चल रहा है उस ओबीसी में हिंदुत्व हिंदुत्व या हिंदू स्टैब्लिश करने की एक तरफ हम देखते हैं कि बीजेपी को इस तरीके से देखा जाता है, लेकिन कांग्रेस को नहीं देखा जाता। कांग्रेस को सेकुलर नज़रिए से देखा जाता है। लेकिन पूरा स्पीच अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें हिंदू, हिंदुस्तान और 50% आबादी हिंदू, तो इसको कैसे समझेंगे सर, पीसे सर? जी जी मैडम, देखिए मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कांग्रेस आरएसएस की अम्मा है। इस बात को अगर हम समझते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी कोई अलग नहीं है। कांग्रेस ने ही आरएसएस को जन्म दिया है। 1885 की कांग्रेस और 1985 का आरएसएस। जी अब अगर राहुल गांधी जी हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोलते हैं और मुस्लिम हमारे भाई जो है वो भी इस देश को हिंदुस्तान और हमको हिंदू कहते हैं, जी तो हो सकता है सेकुलर जो कहलाता है कांग्रेस, तो उनको लगता है कि हिंदुस्तान बोलने से हमारा जो मुस्लिम वोट बैंक है या माइनॉरिटी का जो वोट बैंक है वो जैसे के वैसे बरकरार रहेगा, वो बीजेपी के पाले में नहीं जाएगा। और हिंदू के नाम पे हमारे को जो ओबीसी को गुमराह किया जा रहा है, तो आरएसएस का ही एजेंडा पूरा करने में लगे हैं राहुल गांधी जी। जी अगर उनको समझ में आता है कि इंडिया दैट इज भारत, ये देश भारत है, अगर हिंदुस्तान होता तो सिर्फ यहाँ हिंदू ही रहते यानी गुलाम लोग रहते। जी तो जो माइनॉरिटी है, करिए। मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, लिंगायत है, बुद्धिस्ट है, शिवधर्मी है, ये लोग क्यों रहते मेरे भाई? जी तो आरएसएस का जो एजेंडा है वो राहुल गांधी जी पूरा कर रहे हैं। जो जैसे लोग बात अज्ञानता नहीं कर रहे हैं अज्ञानता उन्होंने में जैसे प्लीज अपना मुस्लिम माइक मुस्लिम म्यूट करके मौलाना रखिए। लेतराम साहब बोलते हैं कि जैसे मुस्लिम मौलाना या मुस्लिम जो धर्मगुरु है, जो बड़े बड़े वहाँ पे उनके जलसे होते हैं, वहाँ पे हिंदू हिंदुस्तान हिंदू हिंदुस्तान यही बोलते रहते हैं। अरे भाई हिंदू नहीं, हमको ओबीसी बोलो, हमको एससी बोलो, हमको क्रिश्चियन बोलो, जो भी हमारा संवैधानिक नाम है
वो हमारी पहचान है। हिंदू नाम से हमें क्या मिलता है? जी कहीं शिक्षा में आरक्षण मिलता है, नौकरी में आरक्षण मिलता है, या कहीं व्यापार बाजार में हमको कुछ मिलता है, कोई डिस्काउंट मिलता है हिंदू के नाम पर? और जी मुस्लिम मौलाना या धर्मगुरु बड़े जोर शोर से हिंदुस्तान का प्रचार करते हैं। जी वो एजेंडा आरएसएस का ही एजेंडा पूरा करने का काम करते हैं। जी मेहतराम साहब बोलते हैं आरएसएस वाले तो इन 75 साल में इस भारत को हिंदुस्तान नहीं बना पाए, लेकिन मुस्लिम के जो धर्मगुरु है, मुस्लिम के जो लोग हैं, वो इस देश को हिंदुस्तान बनाने में लग गए। तो आरएसएस का काम छुपे तरीके से, यानी पीठ पीछे राहुल गांधी जी पूरा कर रहे हैं। जी हमारा जी संवैधानिक जो नाम है वो ओबीसी है, जी हमारी पहचान ओबीसी है, जी बराबर है। आप कह रहे हैं कि तो हमारी हमको जो गुमराह पहचान करने है का वो काम कर रहे हैं। ओबीसी है और जानबूझकर हमारी पहचान मिटाकर हमें कभी कांग्रेस के पाले में या बीजेपी के पाले में कृष्णा सर जब आप बात नहीं करते तो माइक को म्यूट करिए क्या, है ना, आपकी आवाज आ रही है, आप मीडिया पर बैठे हैं। तो हम आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं सर कि ये जो बीजेपी है या कांग्रेस है, तो कांग्रेस ने बोला कि हम क्या करेंगे, तो हम सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिक्स में ओबीसी को भागीदारी देंगे। तो कांग्रेस जब देने के लिए तैयार है तो पिछड़ा वर्ग ये सोशल में, इकोनॉमी में, एजुकेशनल में या एम्प्लॉयमेंट में या फिर पॉलिटिक्स में ये भागीदारी क्यों नहीं लेना चाहता, रामराज पटेल सर? मैडम हम भागीदारी लेना चाहते हैं, लेकिन एक होता है पोजीशन और एक बात होती है पावर। तो ये जितनी भी पार्टियां हैं, ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं, ये हमको पोजीशन देती हैं लेकिन पावर नहीं देती। जी और पावर ना होने के कारण हमारे समाज को न्याय नहीं मिलता। तो जब समाज को न्याय नहीं मिलता तो हम लोग अपेक्षित हो जाते हैं, पद में होने के बाद भी अपेक्षित हो जाते हैं। जी तो ओबीसी का ये हाल रहा है कि इसको नामचारे के लिए, दिखाने के लिए कि देखो ओबीसी का प्रधानमंत्री है, जी लेकिन ओबीसी के प्रधानमंत्री होने के बाद भी उस प्रधानमंत्री की ये हैसियत नहीं है कि वो पिछड़े वर्ग की जनगणना करा दे। जी वो केवल बयानबाजी कर रहा है कि अभी होगी 28 में होगी, 29 में होगी, क्योंकि उन्होंने, ब्राह्मणों ने भारत देश में ब्राह्मण तंत्र स्थापित करके जितने भी संवैधानिक पोस्ट है उनको पावरलेस कर दिया है। कैडर ब्राह्मणों का पोजीशन, संविधान की संवैधानिक पद पर जो लोग बैठे हैं वो आरएसएस का कैडर लेके बैठे हैं और वो अपने समाज का सत्यानाश करने के लिए बैठे हुए हैं। जी तो आप बोल रहे हैं हिस्सा दे रहे हैं, कांग्रेस के लोग हिस्सा दे रहे हैं। ये जिन लोगों को हिस्सा दे रहे हैं, टिकट दे रहे हैं, उनको चुनवाकर सांसद बना रहे, राज्यसभा सांसद बना रहे, जी ये सारे लोग असल में हमारे को, हमारे समाज को पीछे ले जाने वाले लोग को ये हिस्सा दे रहे हैं। जी इसीलिए हमारा जो उद्देश्य है वो आंदोलन से सिद्ध होगा, वो पद से सिद्ध होने वाला नहीं है। ओमवीर जी, हम देखते हैं कि आप लोग जैसे यूपी में या बिहार में जब लालू प्रसाद जी है, अखिलेश जी है, ये लोग जब राजनीति में पार्टिसिपेट कर रहे तो इतना मतलब अभी तक पूरे भारत की राजनीति में कोई असर नहीं दिख रहा है। जो जितना दिखना चाहिए था उनको, यादव की पार्टी या फिर जैसे स्टालिन की है तो मतलब नाई की पार्टी, इस तरीके से ही फोकस हुए हैं। मतलब एक 3743 जाति के लोग अगर एक एक पार्टी निकालेंगे तो क्या उनको जाति की पार्टियां बोलेंगे? और कांग्रेस की राष्ट्रीय पार्टी है, बीजेपी की राष्ट्रीय पार्टी है, तृणमूल राष्ट्रीय पार्टी है, कम्युनिस्ट राष्ट्रीय पार्टी है। जी लोग का इतिहास रहा है। जो बहुजन समाज के जो भी लीडर उभरे,
समाज को जागृत करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, इन सबको वो लोग जातियों में समेटने का काम किए। और जो ब्राह्मणवादी नेता थे उनको हमेशा इन्होंने जो है राष्ट्रीय लीडर घोषित किया। जी अभी आप बाबा साहब को देख लीजिए, तो बाबा साहब ने किसी एक विशेष जाति वर्ग के लिए काम नहीं किया, लेकिन उनको दलितों का नेता कहा जाता है। जी लेकिन आप जो है जवाहरलाल नेहरू को देख लीजिए, वो प्रधानमंत्री जब बने तो बनने के बाद उन्होंने बिना चुनाव हुए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पहली बार बना दिए, लगभग ब्राह्मणों को, लगभग क्या सारे ब्राह्मणों को। बिना परीक्षा के अधिकारी उस समय जब जो है नियुक्त होना था, तो इन्होंने बिना परीक्षा के जो अधिकारी बनाए वो सारे ब्राह्मणों को बनाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारा काम स्वयं करते हैं जातिवाद वाला। और जो बहुजन समाज के नेता हैं, बहुजन समाज के आंदोलनकारी हैं, बहुजन समाज के महापुरुष हैं, उनके ऊपर ये जात का लेबल लगाकर उनको उनकी जाति में सीमित करने का काम करते हैं। जो अभी आपने बिहार में लालू यादव जी और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी का नाम लिया, तो आप ये समझ सकती हैं कि किसी भी राज्य में सरकार बनाना किसी एक जात के बस की नहीं है, चूंकि एक जात की संख्या 4%, 6%, 8%, 10%, और 8-10% से सरकार नहीं बन सकती है। निश्चित रूप से कुछ जो है उनका वर्ग, कह लें आप ओबीसी वर्ग, शेड्यूल कास्ट वर्ग, मतलब इन लोगों ने मिलकर सरकार बनाया है। लेकिन ये जानबूझकर इन नेताओं को जातियों में समेटना चाहते हैं, इसलिए उनके ऊपर जातिगत पार्टी का धब्बा लगा देते हैं। जी जी सर, हम देख रहे हैं कि अभी बहुजन की कॉन्सेप्ट चल रही है और जो ओबीसी है वो अभी खुद को बहुजन मान रहा है। लेकिन वैसे जी ही ये जो नेतृत्व है, खास करके एससी और एसटी के जो लोग हैं, वो इन समूह को, मतलब ओबीसी समूह को बहुजन कॉन्सेप्ट समझा भी रहे हैं और जोड़ भी रहे हैं। तभी ऐसे वक्त में, मतलब जो माहौल है वो बहुजन बहुजन चल रहा है, और ऐसे वक्त में वो हिंदू और ओबीसी, ये दो बातें, यानी जितना हम एनालिसिस कर सकते हैं, ये दो बातें दिख रही है। जी क्योंकि जो महापुरुषों ने बहुजन शब्द दिया और जो वामन मेश्राम साहब के द्वारा समाज में स्थापित किया गया कि केवल शेड्यूल कास्ट बहुजन नहीं है, शेड्यूल कास्ट, एसटी और ओबीसी, मतलब जो इस वर्ग का समाज, ये सारे बहुजन हैं। लेकिन चूंकि बहुजन एक अलग शब्द है, और जो यहाँ पे ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वास्तव में वो अल्पजन है। जी और अल्पजन होने के नाते वो अपने आप को बहुसंख्यक बहुजन साबित करने के लिए जो इस देश का ओबीसी है, उस ओबीसी को वो हिंदू नाम से जोड़ना चाहते हैं, और जोड़कर जो 3.5% की संख्या वाले लोग ये अपने आप को बहुजन साबित करना चाहते हैं। इसलिए ये लगातार हिंदुत्व पे काम कर रहे हैं ओबीसी के अंदर, जिससे ओबीसी के लोग हिंदू बने रहें और उनकी संख्या बनी रहे, और जिसकी वजह से वो शासन सत्ता में लगातार बने रहें। जी इस वजह से ये खेल खेला जा रहा है। विपिन सर, आप देख रहे हैं कि मतलब जो ओबीसी है, अभी पिछड़ा वर्ग मोर्चा आप लोगों ने बनाया है, पूरे 32 राज्य के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको तो हम ले नहीं सकते। तो कुछ जो प्रदेश के, जैसे आप छत्तीसगढ़ से है, ओमवीर सर यूपी से है, दिल्ली से है, महाराष्ट्र से है, तो क्या पिछड़ा वर्ग मोर्चा का पूरा ढांचा 32 राज्यों में बन गया है और आपके छत्तीसगढ़ में भी पूरा बन गया है? जी, अभी पूरे राज्य के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं और वो लोग अपने अपने जिला लेवल पे काम कर रहे हैं। जिससे हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 33-34 जिले हैं, तो हम 20 जिला में पहुंचने में कामयाब हो गए हैं, और साल भर के अंदर हम तहसील लेवल तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। जी सर, हम देख रहे और हैं इसी कि तरीके देश आप भर सब में लोग, मतलब जितना मैंने जानकारी निकाली, तो आप सब लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से जेंट्स ही है।
तो बाबा साहब ने कहा उस समाज की तरक्की तो तभी होगी जब महिलाएं भी पार्टिसिपेट करेगी। तो क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो है वो महिलाओं को दुय्यम दर्जा तो नहीं दे रही? उनको तो एक भी प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बनाया आप लोगों ने। हाँ? नहीं नहीं, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ महिलाओं को जोड़ने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा का विंग जैसे पिछड़ा वर्ग मोर्चा है उसी तरीके बनाया गया है। और यदि हम पिछड़ा वर्ग में काम करते हैं तो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो भी इस आयोजन में शामिल होते हैं, बराबरी का उनका हिस्सेदारी होता है और वो भी लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, अगली बार सभी जितने भी प्रदेशाध्यक्ष है तो मैं चाहूंगी कि आपके राज्य से हर एक जो महिला है, खास करके ओबीसी महिला, वो इस डिबेट डिस्कशन में आए ताकि हम लोग भी देखें कि आप लोग कितना समाज में काम कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो महिलाओं में कितनी जागृति आ रही है। आगे बढ़ते हुए हम लोग देख रहे हैं सर कि ओबीसी समाज जो है उसमें सबसे ज़्यादा महापुरुष हुए हैं। बहुत मतलब जैसे हम अगर 150 काउंट करते तो 140 महापुरुष जो है वो लगभग ओबीसी समाज से ही है। मतलब वो बुद्धा से लेकर महावीर, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट, जितने भी मतलब ज्योतिराव फुले है, शाहू महाराज है, शिवाजी महाराज है, पेरियार जी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा महापुरुष ओबीसी समाज में हुए और ब्राह्मण समाज में महापुरुष नहीं हुए, लीडर हुए। तो ब्राह्मण समाज शासक है और जिन लोगों ने अपने समाज को बार बार ये बताया कि आपको शासक बनना है, वो समाज ब्राह्मण शासक का प्रजा वर्ग बना हुआ है। जी, सबसे ये आंसर लेंगे। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि मीडिया पे 100% ब्राह्मण बनियों का ही कब्जा था और मीडिया को जो कार्य करना था वो अपना जिम्मेदारी न निभाते हुए ब्राह्मण बनियों का प्रचार में लग गया और दलितों का महापुरुष प्रचार करते करते ओबीसी को भ्रम में डाल दिया कि ओबीसी भूल गया कि हमारे पुरखे कौन थे। जी, तो ये बड़ा कारण हो सकता है कि इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अब अभी जब बहुजनों के पास ये सोशल मीडिया हाथ में आया है तो बड़े पैमाने पे ओबीसी के लोग अपने पुरखों को पहचान रहे हैं। आपका जो सवाल है वाजिब है कि ओबीसी में महापुरुष हुए हैं, लेकिन वो प्रजा वर्ग बन चुका है और जो 3.5% अल्पसंख्यक है इस देश का शासक वर्ग है। हजारों सालों से हमको शिक्षा से वंचित रखा गया, शस्त्र धारण करने से और संपत्ति से वंचित रखा गया। वो तो हमारे महापुरुषों की 108 साल का जो संघर्ष है, फूले शाहू आम्बेडकर, उस वजह से हम लोगों को शिक्षा मिली और हमारे ओबीसी वर्ग के जो महापुरुष है वो हमको बामसेब के द्वारा जो कैडर लिया जाता है या प्रोग्राम लिया जाता है उसके वजह से हमें पता चला। मैंने पहले ही बताया आपको क्या मैं पूर्वा श्रमिका आरएसएस में काम करने वाला, बीजेपी में काम करने वाला व्यक्ति। मैं जब एक ग्रेजुएट पढ़ा लिखा व्यक्ति यहाँ से 14-15 साल तक मैं घूम रहा था, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो हमारे उसके पहली वाली जो पीढ़ी है वो तो बिल्कुल बेचारी धार्मिक और मानसिक गुलाम है। जन्म पुनर्जन्म के जो भय है ब्राह्मणों द्वारा बताया गया, स्वर्ग नरक पाप पुण्य का जो भय दिखाया गया है, उस वजह से हमारी जो हमारे पुरखे थे, हमारे दादा परदादा, यहाँ तक कि हमारे पिताजी, ये भी ब्राह्मणों के मानसिक और धार्मिक गुलाम रहे हैं। लेकिन ये धार्मिक शिवाजी और महाराज मानसिक का आप बोल रहे गुलामगिरी 2-3 हजार साल की मतलब जो अशिक्षा है, शिवाजी महाराज का जो मतलब राज रहा है वो कोई बहुत लंबा समय नहीं गुजरा। तो शिवाजी महाराज ने जी महाराष्ट्र जी में राज किया है और उन्होंने रैयत का राज बार बार बोला, रैयत का राज, वो अपने समाज को भी। जी लेकिन शिवाजी महाराज का हिस्ट्री ही गायब हुआ और ओबीसी को पता भी नहीं चला।
वही तो बात बता रहा हूँ मैडम, मैं क्या, लिखने वाले वो लोग थे और इतिहास बनाने वाले हमारे लोग थे। अब जिसके हाथ में कलम रहेगी वो ऐसा अपने हिसाब से लिखेगा। इसलिए हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी कहते हैं कि ये ब्राह्मण लोग कलम कसाई है। जी कसाई तो खाली एक मुर्गा या एक बकरा काटता है, ये कलम से हजारों पीढ़ियों को काट देते हैं। जी 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 बराबर है। जी तो वही हमको शिक्षा से वंचित रखा गया। अगर शिक्षा ही हमारे अंदर नहीं आई या हमारे लोगों तक, हमारे पुरखों तक, हमारे तक नहीं पहुंची, तो साहब बोलते हैं क्या, अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप भी दो पैर के जानवर हो। जी मनुष्य से शिक्षा अगर माइनस किया जाए, कम किया जाए, तो एक दो दो पैर वाला जानवर ही है। अब जानवर और इंसान में जो सोच क्या होगी अगर शिक्षा नहीं है तो, उसका तर्क बुद्धि किधर होगा। तर्क किसे कहते हैं वो क्या पता है उसको। जी जी तो बड़े पैमाने में हमको मानसिक गुलामगिरी की वजह से, धार्मिक गुलामगिरी की वजह से और शिक्षा से वंचित रखने के कारण हमारे पुरखों को, हमारे दादा को, परदादा को, यहाँ तक कि हमारे पिताजी को भी कुछ इस बारे में पता नहीं रहा है, ना जी इतिहास। और वैसे भी ओबीसी के घर में पढ़ाई का बहुत ज्यादा मामला नहीं था जी और किताबों से तो हम लोग दूर ही रहते हैं। जी किताबें पढ़ते हैं तो धार्मिक ग्रंथ, ब्राह्मणों के धार्मिक ग्रंथ, रामायण, महाभारत, गीता वगैरह वगैरह पढ़ते हैं। जी कहाँ शिवाजी महाराज का इतिहास, कहाँ मौर्य वंश का इतिहास, कहाँ जी राणा प्रताप का इतिहास, ये कुछ नहीं पढ़ा जाता, ना पढ़ाया जाता है, ना सिलेबस में पढ़ाया जाता है स्कूल कॉलेजों से, अभी ना घर महाराष्ट्र में। की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की क्या स्थिति है सर? अभी मैडम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में माननीय चौधरी विकास पटेल साहब के नेतृत्व में काम कर रहा है, तो बहुत अच्छा यहाँ रिस्पांस भी है और जगह जगह जिला जिला में यूनिट इसके गठित किए जा रहे हैं। जी इसकी राज्य कार्यकारिणी भी जल्दी पूरी हो रही है, जहाँ तक पूरी हो गई होगी। और जी जी जिला अध्यक्ष या जिला प्रभारी भी नियुक्त किए जा रहे हैं। और ये अपना अलग वजूद रखने वाला ये संगठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, यहाँ ओबीसी नाम से जाना जाता है, तो ये अभी ब्राह्मणवाद को नकार रहा है। जो जी जनजागृति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा या वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा निरंतर 45 सालों से जो चलाई जा रही है, तो अभी ब्राह्मणवाद पिछड़ों में नहीं आ रहा है। जी मतलब जी ब्राह्मणवाद को नकार रहे, ब्राह्मणों को नकार रहे। अब कुछ तो मतलब परसेंट रहेगा, सबके सब एक से मतलब समय समय पर धीरे धीरे, जी जी निसर्ग का नियम है, जी कोई भी अच्छा परिवर्तन होता है तो धीरे धीरे होता है। जी लेकिन पॉजिटिव रिस्पांस है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। और जल्दी ही ब्राह्मणवाद से हम लोग मुक्त होंगे और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का उसमें अहम रोल रहेगा, इतना मैं बोल सकता हूँ। रंजीत सर, हम देखते हैं कि बिहार जो है, आप बिहार से आते हैं, अभी दिल्ली में है। बिहार जो है वो सबसे भारत की क्रांति भूमि रही है, जहाँ से बुद्धा का आंदोलन चला, महावीर जी का आंदोलन चला, चंद्रगुप्त मौर्य भी हुए, सम्राट अशोका भी हुए। मतलब वहाँ जो है शासक हमेशा हमारा समाज रहा है। लेकिन आज हम देखते हैं कि ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है उसके जितने भी प्रतीक है वो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बिहार ही ढो रहा है। और अपने महापुरुषों को उनके कम से कम दीवार में तो दिखने चाहिए। दीवार में दिखेंगे तो आने वाली जनरेशन में भी दिखेंगे, क्योंकि वो पूछेंगे सवाल कि ये कौन है। तो ये दिख नहीं रहा है रंजीत सर। जी मैम। जी हेलो। जी। आवाज जा रही है? हाँ, आप थोड़ा अलग बैठते तो अच्छी अच्छी बात थी, क्योंकि आपका जो आवाज़ है वो सब। लाइट नहीं है मैम यहाँ पर, थोड़ा सा देहात में हूँ बैठे हुए, जी जी इसीलिए जो है प्रॉब्लम है, मैं क्षमा चाहता हूँ। जी जी, बोलिए बोलिए। देखिए, बिहार तो क्रांति की धरती है ही, और हमेशा क्रांति की धरती रहेगी भी। और यही कारण है कि पिछले 30-35 सालों से जी हम ओबीसी का राज बिहार में चलता आ रहा है, जी और आगे भी हम इसी तरह चलाते रहेंगे।
कभी भी ब्राह्मण बनियों की सरकार आने नहीं देंगे। जी चाहे इसके लिए जितना भी दलाल भरुए की आरएसएस या कांग्रेस हो, बीजेपी में हो, मिल जाए, लेकिन हम ओबीसी पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं वो कभी आरएसएस के मंशा को हम अपने ऊपर काबिज होने के लिए नहीं दे पाएंगे। जी कहते ये हैं कि विचार जो है वो विचार राज करता है। हम लोग, आप बोल रहे हैं कि हम ही 30 साल से राज कर रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ का मुख्यमंत्री मतलब राज भी कर रहा है, उसके साथ साथ में ब्राह्मणवाद भी ढो रहा है, तो अपने समाज को वो क्या मैसेज दे रहा है? क्या आने वाले समय में वो व्यक्ति नहीं रहेगा, लेकिन वो विचार जो है वो दूसरे का, अपने पुरखों का विचार का प्रचार प्रसार करने के बजाय वो दूसरे का प्रचार प्रसार कर रहा है, तो जब वो खत्म हो जाएगा तो क्या ओबीसी समाज का या बहुजन समाज का ही राज रहेगा, या फिर ब्राह्मणवाद को और राज स्थापित करने के लिए मौका मिलेगा? जी पहला नंबर तो ये जानिए कि बिहार में ब्राह्मणों की सरकार नहीं आएगी। अब रही बात हमारे दलाल भरुओं की सरकार है, तो इसको जो है खत्म करने के लिए हम पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, जी वामसेफ के द्वारा जो जन जागृति हम बिहार में कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं मैम, जो जी हमारे बिहार में अभी आपने महिलाओं की बात की, जी तो मैं आपको बता दूं मेरी वाइफ जी और इनके साथ में एक रेखा पंडित का आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो यहाँ पर जो है हमारे साथी लोग सुन रहे होंगे, जान रहे होंगे, वो अभी पिछड़ा वर्ग का ही नेतृत्व कर रही हैं और पिछड़ा वर्ग से हैं भी। जी और बेगूसराय में जब जब भारत बंद की बात हो, चाहे किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, तो हमारी महिलाओं की भागीदारी हमारे बिहार में ज्यादा होती है, जी ऐसा करके। और बेगूसराय तो इसमें और ज्यादा अव्वल है। जी तो जी मैं बेगूसराय जिला से हूँ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हालांकि मैं जिस क्षेत्र में, वहाँ भूमियारों का वर्चस्व है, ब्राह्मणों की ज्यादा वर्चस्व है, जी लेकिन जबकि संख्या में हम ज्यादा हैं, फिर जी भी हम इस बार, पिछले बार भी जो है सो 7 विधानसभा में 4 विधानसभा हम जीते थे, मतलब जी पिछड़ा वर्ग जीता था। जी जी तो ये हमारे बिहार की भूमि आप कह सकते हैं क्रांति की भूमि है। और दलाल भरुए तो हर जगह हैं। अब जी नीतीश कुमार हो, चाहे लालू जी भटक करके वो भी दलाल भरुओं की श्रेणी में आ जाए, ये अलग बात है। लेकिन हम लोग सजग हो चुके हैं वामसेफ के द्वारा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा, और जी आगे भी रहेंगे। और इसका गति ज्यादा है, हमारे बिहार में गति ज्यादा हो रही है। जी आप कह और रहे यही चीज मैं पॉलिटिकली चूंकि बहुत दिल्ली, ज़्यादा ओबीसी अभी अवेयर हो गया है, और बिहार सबसे ज़्यादा पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का अगर कहीं पे राज आएगा तो सबसे पहले बिहार में ही आएगा। बिहार में ही आएगा, ये चीज है। ओमवीर सर, अ, हम ये देख रहे हैं सर कि ओबीसी समाज, पहले गोमूत्र की बात होती थी, चलो ठीक है, तो हम लोग देखते कि सिलसिलेवार जो है वो एक शाहू मतलब तेली समाज से थी, महाराष्ट्र में उसको तेली बोलते हैं, वो कथावाचक थी, उसके साथ भी गलत व्यवहार हुआ। फिर पटेल है, उनके साथ भी गलत व्यवहार हुआ। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि जो यादव है, वो यादव को उन्होंने एक महिला, ब्राह्मण महिला के गोमूत्र से शुद्ध किया गया। फिर उसके बाद में हद तो तब हो गई कि एक लोधी समाज के व्यक्ति को मानव की विष्ठा तक खिला दिया गया। तो ओबीसी समाज जो है अभी विष्ठा, अभी क्या खाने का बाकी रह गया कि जब जागृति ज्यादा बड़ी पैमाने पे होगी? ओमवीर सर। जी मैडम जी, दरअसल जो भारत में जितने भी घोटाले हुए हैं, जी तो सबसे बड़ा घोटाला इतिहास का रहा है। और जो इतिहास का घोटाला रहा है, तो उसमें जो भारत के जो है अपने महापुरुष रहे हैं बहुजन समाज के, उनको इतिहास से गायब कर दिया गया और इसके बाद सिलेबस से भी गायब कर दिया गया। जी लेकिन माननीय वामन मेश्राम साहब के द्वारा और माननीय चौधरी विकास पटेल के द्वारा जो लगातार
बहुजन समाज के महापुरुषों का इतिहास बार बार बताने के बाद हमारे लोगों के अंदर ये बहुजन महापुरुषों के बारे में और उनके जो कार्य थे वो क्या कार्य कर रहे थे इसके बारे में लोगों को जागृति जब होना चालू हुई, तो अब ये ब्राह्मण लोग इस प्रकार की क्रिया करके समाज में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमको पहले के जमाने में हम लोगों ने ऐसा किया और आज भी तुम हमारी निगाह में वही हो, वही शूद्र हो और तुम हमारे बराबर नहीं हो। तो ये बार बार किया जा रहा है, चूंकि जागृति एक तरफ जागृति का अभियान तेजी से चल रहा है, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप उनके अंदर भी, चूंकि अब आप हमेशा जानते हैं कि कभी 3.5% के लोग पहले सामने नहीं आते थे जी। और जो ये संघर्ष लगातार चल रहा है बामसेफ के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, राष्ट्रीय पिछावर मोर्चा के द्वारा, अब ये लोग जो इनके अंदर खलबलाहट मच रही है, तो खलबलाहट मच रही तो ये लोग अब सामने आ रहे हैं और इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं और कृत्य के द्वारा ये साबित कर रहे हैं कि जो हम लोग के लिए कहते हैं कि तुम शूद्र हो, ऐसा है वैसा है, लेकिन ये साबित कर रहे हैं कि वो सारी कमी खामियां हमारे अंदर हैं। ये ओबीसी के समाज को अब समझने की जरूरत है कि कोई व्यक्ति अगर किसी सामने वाले को शूद्र कह रहा है, नीचा कह रहा है, छोटी जात का कह रहा है, तब ये ओबीसी के समाज के लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि ये सारे गुण वो कहने वाले व्यक्ति के अंदर हैं, उसके अंदर विद्यमान है। ये हमारे समाज को समझने की जरूरत है। जी। रामराज पटेल सर, हम देखते हैं कि राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि जो भी गलती हुई है वो कांग्रेस से नहीं हुई है, वो मुझसे हुई है। आज जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी है जो एससी समाज से है, और उन्होंने कहा कि जो गलती हुई है वो राहुल से हुई है। इसका मतलब है अभी जो प्रतिनिधित्व है कांग्रेस पार्टी का, वो नाम का शेड्यूल कास्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और पूरा का पूरा जो फेस जो है वो आने वाले समय में अगर प्रधानमंत्री बनने की बारी आई तो राहुल गांधी का ही फेस होगा। ये उससे ध्वनित तो नहीं हो रहा है पटेल सर? यही हो रहा है मैडम। असल में क्या है, बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के कैडर से भारत में ओबीसी, एससी, एसटी और इनसे धर्म परिवर्तित लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ, तो जबरन छूट पर और एससी को अछूत बनाया गया, बहिष्कृत किया गया, महिलाओं को दास बनाया गया। तो ये किया किसने? पहले भगवान के नाम पे ब्राह्मण कहते थे, भगवान ने किया, हमने थोड़ी किया है। लेकिन जब कैडर से ये बात सामने आई कि ये ब्राह्मणों ने किया है, ब्राह्मण महासभा ने किया है, आरएसएस ने किया है, तो अब राहुल गांधी ब्राह्मणों के छाव में आकर कह रहे हैं ये मेरी गलती है जी, और मेरी गलती है ऐसा बोलकर वो ब्राह्मणों का बचाव करना चाहते, क्योंकि देश में अभी ईवीएम से वोट चोरी हो रहा है, ओबीसी को वोट देने वाला है। तो आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक सर, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही जी। अभी आ रही है? अभी हाँ, जब हेलो, बोला तो हाँ ठीक है, बोलिए सर। अभी आ रही है मैडम? हाँ हाँ मैडम, ये जो ब्राह्मण जो विदेशी है, भारत का निवासी नहीं है और 3.5% है, ये इसको बचाने के लिए कह रही है मेरी गलती है, क्योंकि बामसेफ हमेशा कहता है हमें विचारधारा की लड़ाई लड़नी, तो विचार जब भी बात आएगी तो ब्राह्मण हार जाएगा जी। आगे सामने लड़ाई में ब्राह्मण जीत सकता है, क्योंकि अभी और कॉलेजियन सिस्टम के तहत मिलने की जो वहां तो कब्जा होने के कारण ओबीसी को कहीं भी न्याय मिल रहा है जी जी। और तो जागृत ओबीसी बहुत ज्यादा पैमाने पे बढ़
जी, आपकी ठीक से ओबीसी आवाज का नहीं आ रही है सर, तो हम आगे जी बढ़ते हैं। कंक्लूड करने के पहले मैं पूछना चाहती हूँ, किसी को कोई अपनी बात बतानी हो तो हेलो उंगली निर्देश करिए। किसी को अगर अपनी जी बात बतानी हो, कुछ बात रह गई है तो उंगली निर्देश करिए, फिर हम लोग कंक्लूड कर देंगे। जी अभी आ रही है मैडम आवाज? हाँ सर, हेलो पर आपका वीडियो भी लटक के आ रहा है, आवाज भी लटक के आ रही है। अच्छा जी ठीक है मैडम। हाँ, बोलिए विपिन सर। जी, पिछड़े वर्ग को मैं संदेश देना चाहता हूं कि उनको सबसे पहले इस फर्क को समझना पड़ेगा कि जिसको हिंदू धर्म बताकर उनके ऊपर थोपा गया, उसका ओरिजिनल नाम ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण धर्म की ओर उनको आगे जितना बढ़ने का प्रयास करेंगे उतना ही नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए ओबीसी का जो मूल पहचान है, जैसे तथागत गौतम बुद्धा या सम्राट अशोक, उनके अपने महापुरुषों को जानना होगा, अपने मूल धर्म को पहचानना होगा, उसके ओर बढ़ना होगा। तो ये जो घटनाएं सामने आया, जो छत्तीसगढ़ में साहू महिला है, या जी एमपी में जो पटेल महिला के साथ हुआ, या इटावा में जो घटना हुआ, तो ये ब्राह्मण धर्म की ओर बढ़ने के नतीजा ये सब हुआ। अगर वो अपने मूल धर्म की ओर बढ़ने का प्रयास करते या उसका प्रचार प्रसार करते तो ये सब देखने को उनको न मिलता। तो उनके लिए ओबीसी समाज को ये संदेश है कि आप ब्राह्मण धर्म की ओर बढ़ने का प्रयास मत कीजिए, अपने मूल धर्म की पहचान कीजिए और उसको अमल में लाने का प्रयास कीजिए। तो हम देख रहे हैं कि जो समाज में मतलब जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, तो जो कमज़ोर होता है उसी के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है। आपने देखा होगा कि आज तक ब्राह्मण समाज पे अन्याय अत्याचार क्यों नहीं होता, क्योंकि वो शासक है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूरे भारत भर में ये कोशिश कर रहा है कि अपने समाज को वो मजबूत करे, मजबूत बनाकर इस देश का शासक और हुक्मरान बनाए, ताकि ओबीसी समाज की कोई समस्या ही ना हो। और कोई मतलब मलमूत्र तो क्या, विष्टा क्या, ये खिलाने की या बोलने की भी ज़रूरत आने वाले समय में कोई कर ना सके। इसलिए जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है वो काम कर रहा है। और आप देख रहे होंगे कि लोग ये सोचते हैं कि ओबीसी कहीं कांग्रेस में है तो कहीं बीजेपी में है, तो ये गलत है, ये प्रोपोगंडा है। आप देख पा रहे यहाँ पे अलग अलग प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष है और वो अपने प्रदेश में ओबीसी की मूवमेंट चला रहे हैं। अभी जिला वाइज हो गई है कहीं पे, कहीं तहसील वाइज करने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आपके सभी कार्यों को मतलब क्रांति की आवाज़ मुबारकबाद देता है। और ऐसे ही आपसे, आप लोगों से बातचीत हम लोग करते रहेंगे, क्योंकि क्रांति की आवाज़ ये सच्चाई की आवाज़ है। जो लोग बहुजन समाज के हित में सच के साथ खड़े रहते हैं, क्रांति की आवाज़ उनके साथ भी खड़े रहेगी हमेशा। आप लोग आए और हमसे बहुत अच्छी बातचीत की, समाज को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, धन्यवाद, जो धन्यवाद। आप लोगों ने अपने धन्यवाद मैडम। मीडिया के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया समाज को। जी थैंक यू, थैंक यू।